स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम अपना लास्ट चैप्टर लेकर चल रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। साथ ही हमने टाउन ट्रेड और फाइनेंस के बारे में जाना था, इसके कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था ब्रिटेन में और कितने बैंक उस वक्त के दौरान हुआ करते थे। इन सभी चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए हमने जाना था कि लगभग 600 बैंक के आसपास वहाँ पर उस वक्त के प्रोवाइड होते थे। इसके अलावा लंदन अकेले में ही 100 बैंक के आसपास हुआ करते थे। इसके अलावा कोयला और आयरन स्टील किस तरीके से सामने आई इंडस्ट्री के रूप में, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान किस तरीके से कोयले का यूज देखने को मिलता है, किस तरीके से आयरन का यूज देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आयरन से बनने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण देखने को मिलता है। कॉटन स्पिनिंग और वीविंग मिल्स के निर्माण के कारण होने वाले चेंजेस की वजह से और होने वाली नई नई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से और इंडस्ट्रियल इन्वेंशन की वजह से हमने देखे विभिन्न प्रकार के इन्वेंशन, जिनमें हमने फ्लाइंग शटलूम, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, मोले और पावर लूम नामक चीज़ों को देखा। और उसके बाद हमने स्टीम पावर का निर्माण देखा। स्टीम पावर के आने के बाद होने वाले बदलावों के कारण जेम्स वाट के इंजन से लेकर विभिन्न प्रकार के रेलवे लाइनों को के इस्टेब्लिशमेंट को हमने देखा। साथ ही जाना कि कैनाल और रेलवे का क्यों ज़रूरत पड़ी थी और किस तरह से इन चीज़ों से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बदलाव आए। साथ ही हमने जाना कि किस तरीके के कौन कौन इन्वेंटर हुए उस समय के दौरान जो अलग अलग चीज़ों से रिलेट करते थे। इनमें से काफ़ी इन्वेंटर्स ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी शिक्षा ग्रहण भी नहीं करी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी चीज़ों में बदलाव लाए। इसके अलावा इन इन्वेंशनों के कारण किस तरीके से लाइफ चेंज हुई, ये भी हमने जाना। साथ ही वर्किंग कंडीशंस को जाना कि किस तरीके से वर्किंग कंडीशन थी, महिलाओं की वर्किंग कंडीशन के बारे में भी जाना, बच्चों की और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत उनके प्रारूपों को जाना, समझा कि किस तरीके से वे वर्क करते थे। और उस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अपने इस चैप्टर पे आ गए थे और इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करने वाले थे। आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। कोयल माइन वाज आल्सो डेंजरस पैलेस टू वर्क इन। कोयल माइनिंग अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस पैलेस है जिसमें वे काम करते थे। इसमें विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोटेशन होते रहते थे, इंजरी होती रहती थी, कॉमन रूप से ये चीज़ें देखने को मिलती थी। इसके अलावा कोयले मायने में काम करने वाले बच्चे हमेशा कोयले के कारण काले हुए रहते थे। इसके अलावा वे अपनी एडल्ट स्थिति तक पहुंचने तक अपनी मनोस्थितियों में बहुत बड़े बदलाव ला चुके होते थे। जो बच्चे यंगर रूप में इसमें ट्रेपर्स के रूप में फंस जाते थे, वे हमेशा इसमें ही काम करने पर निर्भर रहते थे। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है इस समय के दौरान। इसके अलावा 14 एज के आसपास के बच्चे इसमें ही काम करते रहते थे। इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। साथ ही हमने इस बारे में भी जाना था कि किस तरह की पेंटिंग बनाई गई है चार्ल्स डिकेंस द्वारा। यह हार्ड टाइम के नाम की उनकी नॉवेल को दर्शाती है और साथ ही साथ उस कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स को दर्शाती है जो बहुत ही हॉरर थे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जहाँ पर गरीबों की सिचुएशन को दिखाया गया है, फैक्चुनेट किया गया है उस अकाउंट को, जिसमें दिखाया गया है कि उस टाउन में किस तरह के लोग रहा करते थे। उस टाउन को रेड ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ दिखाया गया है कि किस तरीके से उन ईंटों पर आज भी कालक के निशान देखने को मिलते हैं, या फिर किस तरीके से मशीनरी और टाल चिमनियों के कारण वह टाउन हमेशा धुएं से घिरा रहता था। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बुरी स्मेल जो डाई की होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पर बहने वाले पानी के कारण और नदियों के कारण देखने को मिलती हैं, और बहुत सारी वजहें हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया को बहुत ज़्यादा बेकार रहने योग्य नहीं बनाती। इसके अलावा हमने जान लिया था कि किस तरीके से लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं उन पर्टिकुलर एरियो में जो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास हैं या फिर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एरियो के रेजिडेंशियल एरिया के रूप में आती हैं। अब आते हैं प्रोटेस्ट मूवमेंट पर। किस तरीके का प्रोटेस्ट मूवमेंट उस समय के दौरान रहा, इस पर हम वर्क करने वाले हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया था, लेकिन हम फिर से इसे कंटिन्यू करते हैं। द अर्ली डिकेड्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉइन्ड विद द सेपरेट ऑफ द न्यू पॉलिटिकल आइडियाज पॉइनर बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
उस समय के दौरान अग्रणी लोगों द्वारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पॉलिटिकल आइडियाज़ को लेकर किस तरीके से फैलाया जा रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यह देखने को मिलता है। इस मूवमेंट में हम लिबर्टी को देख सकते हैं, इक्वलिटी को देखते हैं, फर्टर्निटी को देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हुए यह मास सेक्शन को प्रमोट करती हैं। और साथ ही साथ फ्रेंच पार्लियामेंट के अंतर्गत हम उन असेंबलियों को देखते हैं जो 1790 के आसपास बनी, जो चेकिंग करने का कार्य करती थी कि किस तरीके से वर्स्ट कंडीशन हुआ करती थी इस वार के दौरान, और किस तरीके का पीस देखने को मिलता है, नेसेसिटी देखने को मिलती है ब्रेड की, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ी। साथ ही हमने इंग्लैंड में ध्याना कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय के दौरान इन वर्किंग कंडीशनों में, वर्किंग कंडीशनों की सुधार के लिए किस तरीके से वे लगातार लगे हुए थे और एक सोशलिज्म का निर्माण कर रहे थे, ये भी देखने को हमें मिलता है। सोशलिज्म इन यूरोप और रशिया इसी चीज़ का एक बड़ा एग्जाम्पल है। साथ ही हम इंग्लैंड में देखते हैं फ्रांस के एक लंबे समय को जो 1792 से 1815 के बीच का है, जिसमें व्यापार इंग्लैंड से शुरू होते हुए यूरोप में बढ़ते हुए फैक्ट्रियों के साथ बढ़ता घटता हुआ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हुआ, जिसमें फूड्स, ब्रेड्स और मीट भी था। ये सब चीज़ें अलग अलग लेवल पर हम देखते हैं। पार्लियामेंट में 1795 में हम पास करते हैं एक कॉम्बिनेशन को जो दिखाता है लोगों की स्पीच और राइटिंग को, जिसमें दिखाया जाता है कि राजा किस तरीके से चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और गवर्नमेंट किस तरीके से उसे बैन करती है। अनऑथराइज पब्लिक मीटिंग के रूप में वह 50 इंसानों से ज़्यादा को एक जगह इकट्ठा करने से मना कर देती है और प्रोटेस्ट होती रहती हैं। ये सब भी ओल्ड कोरिजन के रूप में हम देखते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत हम उन लैंड ओनर्स को देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं प्रोफेशनल रूप से, और साथ ही साथ इन वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरीके से वे राइट्स ऑफ वोट की मांग कर रहे हैं। उस समय की पहली और जागरूक मांग यही रही है जो देखने को मिलती है। साथ ही हम फूड ग्रेड्स के रूप में उस समय की परिस्थितियों को देखते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टों की मांग बढ़ गई थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टों की मांग बढ़ने के कारण किस तरीके से रॉयट्स होने शुरू हो गए थे 1980 के जो ऑनवर्ड्स। साथ ही साथ ब्रेड के स्टेपल डाइट भी गरीब लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस तरह के रॉयट्स के कारण 1995 और 1795 के आसपास की क्रांतियों को भी देखते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में आती हैं, जो आगे चलकर 1840 तक अपनी चेंजेस को बरकरार रखती हैं। और साथ ही हम एक इनक्लोजर मूवमेंट देखते हैं 1770 के आसपास का, जो हजारों सैकड़ों स्मॉल फार्म्स को मर्ज करते हुए एक बड़ी पावरफुल लैंड ओनर्स को बनाता है, जिसमें हम देखते हैं कि गरीब लोगों की रूरल फैमिलियों को किस तरीके से इन्फेक्शन सहना पड़ता है। साथ ही हम इस समय के दौरान इंट्रोड्यूस करती हैं उन मशीनरियों को जो कॉटन इंडस्ट्री के रूप में आती हैं, जो हज़ारों लाखों लोगों के हैंडलूम्स वीवर्स के काम को ख़त्म कर देती हैं और उन लोगों को गरीबी की ओर धकेल देती हैं। साथ ही हम उन लेबर को भी देखते हैं जो स्लो रूप में कम्पीट करने की कोशिश करते हैं इन मशीनों से, लेकिन वे नहीं कर पाते। 1790 के आसपास हम उन बुनकरों को भी देखते हैं जिनकी डिमांड लीगल रूप से मिनिमम वेजेस के रूप पर आ जाती है, क्योंकि उस समय वे किस तरीके से पार्लियामेंट को रिफ्यूज कर देते हैं और यह स्ट्राइक किस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। यह दिखाती है कि कॉटन वीवर्स किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पावर रूम द्वारा किस तरीके से विश्वास किया जा रहा है कि धीरे धीरे इनका लिविंगहुड ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है कि पावर लूम के कारण चीज़ें बहुत सस्ती बन रही हैं, जिसके कारण ये लोग उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, वे आसानी से अपने चीज़ों को कर पा रहे हैं, जिसके कारण एक तरीके से हैंडलूम इंडस्ट्री पूरी तरीके से रुइंड हो चुकी है पर्टिकुलर एरियो से। यॉर्क श्रेणी के अंतर्गत हम ऐसी श्रेणियों को देखते हैं, ऐसे फ्रेमों को देखते हैं जो डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं क्रॉपर्स को। साथ ही हम वे परंपरागत सीरीज भी देखते हैं शीप बाय हैंड के रूप में, जो रॉयट्स के रूप में 1830 के आसपास आती हैं। ये फार्म लेबर के रूप में जो चाहती हैं, लेकिन पूरी रूप से उन्हें वो उतना ग्रेन नहीं मिल पाता जो उनका होना चाहिए। साथ ही साथ हम उन रॉयटर्स को भी देखते हैं जो स्मैश के रूप में उन मशीनों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम
देखते हैं 450 उन लोगों को जिन्हें सेंड किया गया है अफ्रीका में इसी कन्वेंशन को लेकर। साथ ही ये मूवमेंट किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, लुडिज्म के अंतर्गत 1811 से 17 के बीच किस तरीके से लीड किया जाता है इन्हें, क्रेमेटिक जर्नल नेट ब्लूड द्वारा इन्हें किस तरीके से आगे इन प्रोटेस्टों को रोकने का काम किया जाता है, और बैकवर्ड रूप से हम देखते हैं कि इस तरीके से ये मशीनें आगे कार्यरत हैं। विभिन्न प्रकार की डिमांडों को देखते हुए, मिनिमम वेजेस को देखते हुए हम कंट्रोल करते हैं लेबर के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को, इन महिलाओं को और साथ ही इन वर्करों को, जो दिखाती है कि किस तरीके से वे अपनी जॉबों को खोते जाते रहे हैं। आने वाली मशीनरी किस तरीके से उनके नियमों को, इनके कानूनों को ख़त्म करती जा रही है। साथ ही ये मशीनें किस तरीके से उनके लीगली उनकी डिमांडों को नष्ट करती जा रही है। ये सब चीज़ें भी इस समय के दौरान हम देखते हैं। साथ ही शुरुआती सालों में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के उस प्रारूप को देखते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है, वो साथ ही साथ नॉन लीगल मेथड के अंतर्गत ये एक्सप्रेस करता है उस एंग्रीनेशन को, जिसमें हम उस मैनर्स को देखते हैं जहाँ पर लगभग अगस्त 1819 के आसपास 80,000 लोगों को गैदर्ड किया जाता है पीसफुल्ली सेंट पीटरफील्ड में, और बताया जाता है कि वे किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं अपने नियमों को या अपने राइट्सों को मैनचेस्टर के अंतर्गत। ये सब देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं पर्टिकुलर एरिया में कि किस तरीके से वे अपने ब्रूटली अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मास आर्च देखने को मिलता है बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में पूरी तरीके से प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था, उसे लीगल नहीं बताया गया था, जिसके कारण मास आर्च देखने को मिलता है। हमें जन हत्या देखने को मिलती है बहुत बड़ी मात्रा में, और साथ ही साथ यह एक्सटेंड करता है किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन दिखाता है पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में, जो इंट्रोड्यूस करती है 2 कॉम्बिनेशन एक्ट को। यह कॉम्बिनेशन एक्ट 1795 के आसपास आया था, जिसमें लोगों को काफ़ी गेन हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि पीटरलू के अंतर्गत किस तरीके से मांगे रखी गई थी हाउस ऑफ कॉमन के रूप में रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव से जो रिबेलर पॉलिटिकल ग्रुप द्वारा मांगी गई थी। यह कॉम्बिनेशन एक्ट के अंतर्गत रिप्लेड होती है 1824 से 25 के बीच। साथ ही साथ ये रिफॉर्मेशन किस तरीके से नियमों के रूप में आता है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये रिफॉर्म उस समय के दौरान नियमों के रूप में आने वाला था, जिस समय हम देखते हैं कि ये अल्टरनेटिव रूप से गवर्नमेंट में कंडीशन को दिखाता है महिलाओं की और बच्चों की, क्योंकि बच्चों की और महिलाओं की कंडीशन वर्किंग कंडीशन के रूप में बहुत बुरी थी। उन्हें सही वेजेज नहीं मिल पाता था, वर्किंग कंडीशन के रूप में उन्हें वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा देने पड़ते थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से नियम पास किया गया 1819 में, जिसमें पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट को, जिसमें बच्चे जो अंडर एज 9 के आसपास थे वे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते थे, या फिर उन्हें साफ मनाही थी कि वे सिर्फ शिक्षा से जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ हम उन वर्किंग आवर्स को भी देखते हैं कि किस तरीके से एज लिमिट 9 to 16 कर दी गई थी, और आवर्स लिमिट भी 12 घंटे की कर दी गई थी प्रत्येक दिन में। जो 15 से 16 घंटे की हुआ करती थी उसे 12 घंटे तक ले आए थे कि वर्किंग आवर्स अब 12 घंटे रहेंगे। यह एनफोर्समेंट दिखाती है कि किस तरीके से सुधार हुआ, किस तरीके से नियम बने, और 1833 के आसपास किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया इन वर्करों द्वारा और बेटर सिचुएशन के लिए। इंग्लैंड में यह एक्ट किस तरीके से पास हुआ यह भी देखने को मिलता है। साथ ही बच्चों की कंडीशन, जो 9 ईयर्स से वो छोटे बच्चे थे, उनकी कंडीशन काफ़ी हद तक सुधार में थी कि उन्हें अब फैक्ट्री में वर्क नहीं करना पड़ता था। सिर्फ फैक्ट्रियों के अंतर्गत किस तरीके से हावर ऑफ वर्क को कम करने की कोशिश की गई, 12 घंटे का यह काम कैसे कैसे कन्वर्ट करके कम करने की कोशिश की गई है देखने को मिलता है 1847 में, जब 30 साल के लंबे एलिगेशन के बाद 10 घंटे का काम उन लोगों को प्रोवाइड किया गया पास बिल के रूप में। इसमें लिमिटेड कर दिया गया कि महिलाओं और यंग बच्चों से जो वर्किंग आवर रहेंगे वो 10 आवर रहेंगे, जो सिक्योर रूप में मेल वर्करों के हैं। उसी तरीके से ये एक्ट दिखाता था कि किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों में होने वाले सुधारों में बदलाव आते रहे, और माइनिंग कमीशन के अंतर्गत 1842 में हम सेटअप होते हुए देखते हैं एक गवर्नमेंट को जो वर्किंग कंडीशनों में सुधार करने का कार्य करती है और माइनिंग में सुधार करने हुए वह चीज़ों को बदल रही है।
1833 के आसपास होने वाले बच्चों के वर्किंग कंडीशन में सुधार को भी बढ़ाती है कोयल माइनिंग के में। साथ ही साथ माइनिंग के अंतर्गत कोलैबोरेटिव एक्ट के रूप में हम 1842 में देखते हैं कि सिटीजन जो 10 साल से कम है और महिलाएं ऐसी डेंजरस स्थिति में या अंडरग्राउंड वर्क नहीं कर सकती हैं, उन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। फेडरल फैक्ट्री एक्ट दिखाता है 1847 के आसपास की चिल्ड्रन जो 18 साल से कम है और महिलाएं जो नहीं चाहती इस तरह से वर्क करना, वे 10 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा पर काम नहीं करेंगी। साथ ही साथ ये नियम किस तरीके से इन्फोर्स किया गया है उन फैक्ट्री इस इंस्पेक्टर्स पर, यह भी देखने को मिलता है। बट दिस वाज डिफ़िकल्ट टू, लेकिन यह बहुत कठिन भी रहा है क्योंकि इंस्पेक्टर्स के अंतर्गत वे बहुत पुअरली पेड करते थे उस समय के दौरान उन फैक्ट्री मैनेजर्स को। साथ ही साथ हम रियल एज भी देखते हैं उन बच्चों की जो पर्टिकुलर समय में देखने को मिलती है। ए डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। साथ ही अब हम आते हैं उस डिबेट पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के डिबेट के रूप में आपके सामने आता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का यह डिबेट दिखाता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर एरियो में होने वाले बदलाव से विभिन्न प्रकार के चेंजेज आए हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये चेंज जो 1970 के आसपास ब्रिटेन में आए, जो शुरुआत हुए थे 1780 से 1820 के रूप में, और साथ ही साथ ये बदलाव अलग अलग ग्राउंड में अलग अलग तरीके से आते रहे। इंडस्ट्रियल रूप से होने वाले एक्चुअली इस ग्रेजुअल चेंजों को हम रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं, और साथ ही इस प्रोसेस को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये नए लेवल पर हमें लेकर चलती है, और साथ ही दिखाते हैं कि किस तरीके से ये ग्रेटर कंसंट्रेशन दिखाती है वर्करों की फैक्ट्री में, और साथ ही साथ ये किस तरीके से वाइडर यूज दिखाती है मनी का भी, पैसे के यूज को या फिर कैपिटलिज्म को दिखाते हुए यह किस तरीके से वर्किंग कंडीशनों को दिखा रही है। इन सब भी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के आसपास उस रिलेशन को जो इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया है अनटच्ड रूप से फैक्ट्री और माइनिंग की प्रोस्पेक्टिव को लेकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। साथ ही साथ इनएक्यूरेट रूप से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में होने वाले बदलावों को जो रीजनल मैनर्स में हुए हैं, जो मेंटली रूप से उस शहरों के आसपास हुए हैं जो लंदन, मैनचेस्टर, बिरमिंघम और न्यू कैस्टल नामक शहर रहे हैं। इन शहरों के आसपास होने वाले बदलावों को देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं उस ग्रोथ को जो कॉटन आयरन इंडस्ट्री के रूप में फॉरेन ट्रेड के रूप में आई है 1780 से 1820। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के रिवोल्यूशनरी चेंजों को होते हुए देखते हैं और इनसे इम्प्रेसिव रूप से ग्रोथ को प्राप्त करते हैं कॉटन टेक्सटाइल की, जो बेस करती है नई मशीनरियों पर, और ये नई मशीनरियाँ किस तरीके से नॉन ब्रिटिश रॉ मटेरियल को सेल करते हुए अबॉर्डिनेट स्पेशली इंडिया से आने वाले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हुए उससे गेन प्राप्त कर रही है। और नॉन मेटलिक मशीनरियों के अंतर्गत हम किस तरीके से अलग अलग लिंकों को देखते हैं, जिसमें हम ब्रांचों को देखते हैं इंडस्ट्रियों की, जिसमें मेटलिक मशीनरियों को, स्टीम पावर इंजन को, और साथ ही साथ इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं 19वीं शताब्दी के आसपास। 19th सेंचुरी के बाद होने वाले रैपिड ग्रोथ को देखते हुए हम ब्रिटिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं 1780 में, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रिसेप्शंस देखने को मिलता है व्यापार का, जो नॉर्थ अमेरिका से शुरू होता है। वार ऑफ अमेरिका और इंडिपेंडेंस को लेते हुए किस तरीके से यह चलता है और किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है शार्प रूप से पर्टिकुलर एरियो में और अलग अलग पॉइंटों पर, और इंडिकेटर्स के रूप में इकोनॉमिक चेंजों को देखते हैं, हम बदलावों को देखते हैं 1815 से 20 के बीच, जो सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से यह सस्टेनेबल रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाता है और यह किस तरीके से आगे चलता है। 1793 के आसपास हम देखते हैं कि किस तरह के एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं हमें इस एसोसिएशन से, जो ग्रोविंग करते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कैपिटलिज्म किस तरीके से सामने आ रहा है, ये सब चीज़ें भी हमें पता चलती है इसी समय के दौरान। साथ ही साथ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास हम नई हुई मशीनरियों को देखते हैं जो नए लेवलों को राइज करते हुए इफ़िशिएंट रूप से वर्क करते हुए फैसिलिटीज़ को दिखाती हैं। और इस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं स्टैंडली रूप से 1820 के उन लेवलों को जहाँ पर हम पर्टिकुलर इन चीज़ों को प्रोडक्टिव रूप से देखते हुए
कॉटन आयरन इंडस्ट्री को इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से जोड़ते हुए उस अकाउंट को लेते हैं जिसमें आधी से अधिक इंडस्ट्रियाँ आउटपुट के रूप में 1840 के दौरान आई और साथ ही साथ उस तकनीकी प्रोसेस के जरिए इन्होंने लिमिटेड रूप से अलग अलग ब्रांचों पर काम करते हुए नई ब्रांचों का निर्माण करने की कोशिश की, जहां पर इन्होंने मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और पोल्ट्री को भी अपने साथ जोड़ लिया। और साथ ही हम नए आंसरों की तलाश में ब्रिटिश के आसपास उस ग्रोथ को भी देखते हैं जो 1815 के आसपास बहुत तेज़ी से हुई। इतिहासकारों का मानना है कि 1760 से 1815 के बीच ब्रिटिश लोगों द्वारा ये दो चीज़ों में सिमल्टेनियसली देखने को मिलती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत फाइट वार इन यूरोप के रूप में किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चीज़ों को में चेंजेज आए होंगे और किस तरीके से ये बढ़ते रहे होंगे, किस तरीके से 60 में से 36 सालों तक ये चेंजेज युद्ध के रूप में रहे होंगे 1760 के आसपास, और किस तरीके से कैपिटल को बोरो करते हुए इन युद्धों को अलग रूप दिया गया होगा और 35% तक कॉस्टों को वार के लिए यूज किया जाता होगा जो टैक्सेशन की लोगों पर किया गया है जाता था। और वर्करों द्वारा हम ट्रांसफर्ड करते हुए अलग अलग फैक्ट्रीज को देखते हैं, फार्म्स को देखते हैं, आर्मीज को देखते हैं जो फूड प्राइजेज को लगातार बढ़ाते जा रहे थे जिससे गरीब लोगों की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। नेपोलियन की उन पॉलिसियों को भी देखते हैं जिसमें 39 स्टेटों को वो ज्वाइन कर देता है और जीत लेता है और उसके बाद वाटरलू की लड़ाई में आ जाता है। साथ ही ब्रिटिश के रिएक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूएंट को जो किस तरीके से डेजिग्नेशन को दिखाता है और आधे से अधिक ब्रिटिश एक्सपोर्ट करता है ब्रिटिश ट्रेडर को। साथ ही साथ हम विश्व के अंदर इस इंडस्ट्रियल वर्ड का मीनिंग भी समझ पाते हैं, साथ ही साथ रिवॉल्यूशन की लिमिट भी समझ पाते हैं और समझ पाते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस समय के दौरान। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक रूप से इंडस्ट्रियल स्पेयर देखने को मिलता है सोसाइटी में और किस तरीके से यह प्रमोट करता है दो क्लासों को, जिसमें हम नई क्लासों को देखते हैं कि ये किस तरीके से लेबर के रूप में चलती है कंट्री साइड के आसपास। 1851 में हम उन विजिटर्स को देखते हैं जो ग्रेट एग्जीबिशन के अंतर्गत स्पेशली कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत क्रिस्टल पैलेस लंदन में आ रहे हैं और व्यू कर रहे हैं अचीवमेंट का ब्रिटिश इंडस्ट्री के। साथ ही इस समय को देख रहे हैं जो आधे से अधिक पॉपुलेशन को उन शहरों में रखने लगा है जहाँ पर ये वर्किंग कंडीशन हो रही है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का ख़त्म हो जाना है और साथ ही साथ नई नई फैक्ट्रियों के उदय के कारण 1850 की उन सिचुएशनों को भी हम देखते हैं जहाँ पर लोग अर्बन एरियो में रहने लगे हैं। ड्रामेटिकल रूप से विभिन्न प्रकार के बदलाव आ रहे हैं और साथ ही साथ वर्किंग क्लास इंडस्ट्री से जुड़ते हुए वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ 20% ब्रिटेन वर्कफोर्स को देखते हैं जो रूरल एरियो में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सभी 80% तक वर्कफोर्स हमें अर्बन एरियो में देखने को मिलता है। यूरोपियन कंट्रीज के अंतर्गत हम डिटेल में स्टडी करते हैं ब्रिटिश इंडस्ट्री की, जिसमें इतिहासकार A.E. मूसन द्वारा सजेस्ट किया गया है कि देयर आर गुड्स ग्राउंड फॉर द रिगार्डिंग दिस पीरियड 1850 to 1914। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उस समय के दौरान A.E. मूसन ने सजेस्ट किया था कि यह ग्राउंड 1850 से 1914 के बीच रहा है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम इसके मैसिव स्केल को देखते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के जो पूरी इकोनॉमी को दिखाता है, सोसाइटी को दिखाता है, वाइडली और डीपली चीज़ों को दिखाते हुए चलता है कि किस तरीके के चेंजेज उस समय के दौरान आए हैं। यह ग्रेट एग्जीबिशन हुआ है 1851 में। यह डिस्प्ले किया गया था वर्क ऑफ इंडस्ट्री के रूप में, ऑल नेशन के रूप में, जिसमें ब्रिटेन के प्रोग्रेस को दिखाया गया है। लंदन के अंतर्गत यह एग्जीबिशन लगा था जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री के साथ साथ विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को दिखाता है और दर्शाता है कि किस तरह के बदलाव आए हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कंप्लीट नोट्स और आपको MCQ कंप्लीट करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये पर्टिकुलरली मुझसे कांटेक्ट करते हुए इनके बारे में पूछ सकते हैं।